ओके, चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? हाँ ना, नॉट एप्लीकेबल। ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन इज ऑल फाइन। परफेक्ट। चलिए, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? पहला वाला जो चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये अपन ने कंप्लीट किया था। नाउ ऑन टू द बिगेस्ट एलिफेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अराउंड 30 से 40 मार्क्स का वेरिएबल आपका जो है वेटेज रहता है। 1/3 ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए कि इसका ही वेटेज अपने एग्जाम में रहता है। ठीक है, 9 यूनिट्स है जिसके अंदर बेसिक से लेकर के फर्दर एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन सारी दी गई है। चालू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली ये है क्या? पहले नहीं क्या, कोई भी किसी से भी कोई भी प्रॉमिस करता था, कोई भी करार, ज्याला आपण म्हणतात मराठीमध्ये, ओके, कोई भी प्रॉमिस करता था, कोई भी चीज उसको मतलब करने का बोलता था कि मैं ये करूंगा, और फिर बाद में मना कर देता था, नहीं करूंगा। तो फिर क्या होगा? वहां पर कुछ रेगुलेट करने के लिए कोई चीज नहीं थी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी प्रॉमिस, जो भी होता था ना, वो कैसे गवर्न होता था उस टाइम पर? उस टाइम पर वो गवर्न होता था एज पर द वेदास एंड शास्त्रस। जो माइथोलॉजिकली जो हमारे पास में स्क्रिप्चर्स वगैरह सब दिए थे, उसके हिसाब से जो एक कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताई गई थी, उसके हिसाब से सब चीजें गवर्न होती थी। इन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट। Hindu laws like Vedas, Dharma, Shastra, Smriti, Shruti were referred to give vivid description of law. During the period of Maurya's bilateral transactions, free consent on all the terms and conditions were involved. वहां पर भी free consent वगैरह जो अपन आगे पढ़ेंगे, ये सब basic terms थी वहां पर involved, but still they were mainly governed. The code of conduct was mainly governed by the Vedas, Dharma, Shastra, all these things. मुगल रूल में अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने जो भी माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स है, जो भी फॉलो करते हैं लोग, उसके हिसाब से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये चीज डिफाइन या फिर फॉलो होती थी। मुगल रूल में मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर अरेबिक वर्ड अक्द इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट एंड इजाब इज नोन एज प्रपोजल एंड कबूल इज नोन फॉर एक्सेप्टेंस। अगेन जस्ट ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है, नॉट वेरी मच रिलेवेंट। अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति, एज अप टू 8 years इज कंसिडर्ड इन्फेंट। 8 से 16 बॉयहुड, एंड आफ्टर 16 अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले के हिसाब से, बट अभी जो है दैट इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद में ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? बिफोर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंग्लिश लॉ जो था ना, दैट वाज अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, ठीक है, जो भी बिजनेस वगैरह होता था ना, वो मेनली इन जगहों पर होता था, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, पहले के टाइम पर ब्रिटिश रूल में, और बाकी जगह इतना सब नहीं था। उस टाइम पर इंग्लिश लॉ जो है वो फॉलो होता था, इशूड बाय किंग जॉर्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई पार्टी अगर एक रिलीजन से है एंड दूसरा पर्सन दूसरे रिलीजन से है, अपन ने बोला कि रिलीजन फॉलो होता था, एक पर्सन एक रिलीजन से, दूसरा दूसरे रिलीजन से, तो किसका लॉ फॉलो होगा? वहां पर जनरली लॉ ऑफ द डिफेंडेंट वाज यूज्ड। जो डिफेंडेंट है उसका लॉ जो है वो यूज होता था। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे, कोई एक स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं था रेगुलेट करने के लिए, एंड इसीलिए देयर वाज अ मच नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन लॉ जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करे, गवर्न करे। सो केम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक जो अपन बोल सकते हैं एक पूरे बिजनेस का बेसिक लॉ इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ, अफेक्ट्स ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। कब आया था ये? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन April 25, 1872, केम इन टू फोर्स ऑन September 1, 1872। क्या बोलता है एक्ट का प्रिम्बल? तो कोई भी एक्ट में प्रिम्बल जो है बेसिकली वो क्या बताता है कि वो एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है वो एक्ट।
to define and amend certain parts of the law relating to contract. Again, it is applicable to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, after removal of Article 370. 370 आर्टिकल रिमूव होने के पहले ऐसा बोला जाता था, मतलब ऐसा अलग से लिखना पड़ता था, दिस अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अगर अप्लाई हो रहा है तो. बट आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 जो है, इंडिया ऑलरेडी इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर. इसमें जनरल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक रूल्स है इन द फर्स्ट पार्ट, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, एंड उसके बाद में सेकंड पार्ट में 124 से 238 सेक्शन में स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब जो है कवर्ड रहता है. जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज हो रहा था, देयर वर इनन्यूमरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर बीइंग एंटर्ड, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लाया गया. कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज. कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एकदम बेसिक शब्दों में बोले तो, दो पार्टीज ने आपस में कुछ भी प्रॉमिस किया एक दूसरे को, हम ये करेंगे, तो उसमें कैसे क्या होगा, किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, कब क्या कैसे क्या होने वाला है, सब उसमें मेंशन किया जाता है. अब ये जो लॉ है ना अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बेसिकली कोई एकदम रिजिड लॉ नहीं है. ऐसा नहीं है कि इस चीज में इसी तरीके से होना चाहिए. ये बोलता है कि हम आपको थोड़ी बहुत छूट देते हैं, आप अपने हिसाब से भी टर्म्स वगैरह कर सकते हो, बट हम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बताते हैं कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो इस हिसाब से होगा, या फिर ओवरऑल भी जनरल प्रिंसिपल्स हम बताते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कैसे क्या चीजें होनी चाहिए. पहले यूनिट में अपन जो बेसिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो सब कवर करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द वर्ड इटसेल्फ, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कोई भी एक्ट के सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशंस होती है, ठीक है. उस एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, उनकी डेफिनेशन जनरली सेक्शन 2 में दी जाती है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? इट इज एन agreement which is enforceable by law. enforceability या फिर enforceable by law, इसका मतलब क्या पता है आपको? which is legal और accepted by law. जिस चीज को अपन लॉ के मदद से एनफोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, कंपलसरी करवा सकते हैं, राइट, दैट इज सिंपली एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मैंने प्रॉमिस किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं देखो मशीन बेचूंगा, बाद में उसने नहीं बोल दिया, तो बी क्या है, लीगली उस पर केस कर सकता है और उसको ये परफॉर्म करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर दिलवा सकता है, राइट. दिस इज कॉल्ड एनफोर्सिबिलिटी और एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी तो बेसिक चीज है, नीचे अपने को दी हुई है जो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मींस ड्यूली एनफोर्सिबल बाय लॉ. अब आते हैं एग्रीमेंट पर. अग्रीमेंट मतलब क्या? अग्रीमेंट का मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लोग बोलते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अगेन इसमें क्लासिफिकेशन, एवरी प्रॉमिस or set of promises forming consideration for each other. Again दो important elements कौन से आ गए? Promise and set of promises forming consideration for each other, right? आएंगे अपन एक एक एलिमेंट, अपने को डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है. कंसिडरेशन मतलब क्या? एकदम बेसिक अगर अपन बोले तो क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न. मैं अगर ए को, बी फॉर एग्जाम्पल कार बेच रहा है तो बी ने उसके अगेंस्ट कुछ देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज. दिस इज व्हाट कंसिडरेशन. ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए, और बी जो 5 लाख रुपए दे रहा है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? कार जो उसको मिल रही है, ठीक है. कंसिडरेशन भी ठीक है. अब आते हैं प्रॉमिस पर. प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, ये क्या बोलता है? इसको फर्दर डिफाइन किया गया है. व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. एक प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस मिलता है, देयर इज सेड टू बी अ प्रॉमिस.
Okay, simply promise is nothing but a proposal plus acceptance. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, अभी तक जो अपने को समझा, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और फर्दर डिवीजन काय में है, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, उसमें प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस. ओके, यहां तक सब क्लियर है. फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज, वही ऊपर वाले पॉइंट्स अगेन रिपीट किए उन्होंने. व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट, द प्रपोजल हैव बीन एक्सेप्टेड. एक पार्टी ऑब्वियसली प्रपोजल करता है, सामने वाली पार्टी जो है उसको एक्सेप्टेंस करती है फॉर अ म्यूचुअल कंसिडरेशन. तो अग्रीमेंट अगर अपन बोले, यहां पर अग्रीमेंट कौन सी चीजों से मिलकर बनता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, राइट. कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बोलूं तो कौन सी चीजों से मिलकर बनता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और सिंपली अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. On elaborating above, a contract comprises of reciprocal promises giving rise to a binding contract. दोनों जो है पार्टीज आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही है, प्रॉमिस दैट इज कंसिडरेशन भी एक दूसरे के, म्यूचुअल कंसिडरेशन, म्यूचुअल प्रॉमिसेस देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां पर एक अपन ने एनफोर्सिबिलिटी का जो पॉइंट देखा था, ठीक है. एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब लॉ के थ्रू अपन उसको लागू करवा सकते हैं. अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, या मैं बोलूं अग्रीमेंट, एक होता है जो कि एनफोर्सिएबल है, दूसरे होते हैं सोशल अग्रीमेंट्स. ठीक है, जो एनफोर्सिएबल है वो दे गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस, बट सोशल एग्रीमेंट्स डजंट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन. ए ने बी को मशीन बेचा, बाद में बी ने पैसे नहीं दिया या फिर बी ने कुछ और प्रॉब्लम कर दी, तो ए उस पर केस कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है, राइट. दिस इज अ एनफोर्सिएबल लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल अग्रीमेंट. मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरे साथ में किया कि आप रोज क्लास आओगे, आपने बीच में 1-2 दिन मिस कर दिए, तो क्या मैं आप पर केस कर सकता हूं? विल इट रिजल्ट इन समथिंग? दिस इज व्हाट अ सोशल अग्रीमेंट. सेम एग्जाम्पल, फादर ने प्रॉमिस किया अपने सन को कि मैं तेको हर महीने क्या दूंगा, 500 रुपीज पॉकेट मनी दूंगा. अगर फादर ने वो पॉकेट मनी नहीं दी तो क्या बेटा उस पे केस, उन पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता. अगेन दिस इज व्हाट अ सोशल अग्रीमेंट. सोशल अग्रीमेंट्स डू नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विथ सच लीगल ऑब्लिगेशन विच आर कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. अगेन लीगल ऑब्लिगेशन या फिर लीगल अग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बट अगेन इसमें भी नहीं, क्या जो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं नेचर में, वो ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं. अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे एग्जांपल दिया है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ए और बी इनका डाइवोर्स हो गया, कोर्ट ने ए को ऑर्डर दिया कि भाई तेको जो है अपने बीवी और बच्चे को मेंटेन करने के लिए कुछ हर महीने पेमेंट या पैसे जो है देना पड़ेगा. अब यहां पर जो है ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज एन ऑर्डर दैट इज गिवन बाय द कोर्ट, राइट. इसी बेसिस पर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अपने को डिफरेंशिएशन दिया है. अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, अगेन डेफिनेशन. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. वाइडर टर्म क्या है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? क्या देखो यहां पर वो वाइडर सेंस, नैरोअर सेंस किस सेंस में बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में जो है सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट्स आते हैं, बट अग्रीमेंट जब अपन बोलते हैं उसमें लीगली एनफोर्सिएबल भी आते हैं, सोशल अग्रीमेंट्स भी आते हैं. इस सेंस में अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म. अग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें, सोशल अग्रीमेंट्स नहीं क्रिएट करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑब्वियसली लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू ही बनते हैं. एंड ये वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन, ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इस पे डायरेक्ट ऐसा लाइन देकर के क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. यहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, सोशल एंड लीगल, एंड सोशल अग्रीमेंट्स डू नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए
ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो दे आर अग्रीमेंट ऑलवेज. नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहलाए जाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होना जरूरी है. अब यहां पे फर्दर नहीं किया, अपने को दो क्लासिफिकेशन. एक है ऐसी एसेंशियल आइटम्स, ऐसी चीजें जो सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली दी हुई है. एक है वो सारे चीजें, वो सारे पॉइंट जो कि स्पेसिफिकली दिए नहीं है बट अपने को एनालिसिस से समझ में आते हैं कि ये चीजें भी जरूरी है. In terms of section 10, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful objects and not expressly declared to be void. आएंगे इस पे अपन एक एक एलिमेंट पर, एक एक पॉइंट पर. पहले अपन वो वाले सारे एलिमेंट्स देखते हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं बोला है स्पेसिफिकली बट स्टिल दे आर रिक्वायर्ड. सबसे पहली चीज क्या है, दो पार्टीज, एक पर्सन खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ऑब्वियसली वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ. One party making and the other party accepting the offer. A contract may be made by natural person and by the person having legal existence. ये किसकी बात कर रहे हैं लीगल एग्जिस्टेंस? मतलब कंपनीज, LLPs जिनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहता है वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. बस आइडेंटिटी जो है पार्टीज की वो क्या चाहिए आपकी, असर्टेनेबल होनी चाहिए. अब इसी से रिलेवेंट नहीं क्या, एक केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी. ये एक्चुअली पार्टनरशिप प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा मिक्स है. क्या हुआ था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर दे सेम और डिफरेंट? दे आर वन एंड द सेम, राइट. अब वहां पर क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ. यहां पर ये जो असेट्स थे वो पार्टनर्स को वापस मिल रहे थे. तो एक ऑफिसर था सेल्स टैक्स का, उसने क्या बोला कि ये जो है बेसिकली ये ट्रांजैक्शन सेल का है और इस पर जो है टैक्स लगना चाहिए. ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के डिसाइड हुआ कि नहीं, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम एंड वन पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन बिटवीन देम. कोई टैक्सेशन वहां पर नहीं आएगा. दूसरा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. जो अपन ने बोला, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन पार्टीज का होना जरूरी है. इसी बंद करो. पार्टीज का लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना जरूरी है. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सोशल या डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं रहेंगे. इसी से रिलेवेंट एक केस लॉ बल्फोर वर्सेस बल्फोर. क्या था इसमें, एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपने वाइफ को. क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को हर महीने कुछ तो भी अमाउंट दूंगा. ओके. अब बेचारा हस्बैंड थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया, भूल गया वो पे करना. वाइफ को गुस्सा आ गया, उसने डायरेक्ट हस्बैंड पर केस कर दिया. इज इट अ लीगल ऑब्लिगेशन? नॉट एट ऑल. यहां पर कोर्ट ने बोला दिस इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट. यहां पर आप जो है हस्बैंड से केस करके कोई चीज रिकवर नहीं कर सकते. सी डेंजर रहता है भाई वाइफ. नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो सुन के बोल रहा. आई एम हैप्पीली अनमैरिड. ओके. एग्जाम्पल 6 भी उसी बेसिस पर अपने को दिया हुआ है. मिस्टर लेखपाल ने प्रॉमिस किया था कि अगर आप सीए पास हो जाओ तो अपने बेटे को, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा. बट पास होने के बाद में अगर मना कर दिया उसके पापा ने, तो वो रिकवर कर सकता है क्या केस करके? नहीं कर सकता. अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस. और भी सर्टेन कुछ फॉर्मेलिटीज होती है. देखो क्या बोलते हैं वो, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप ओरली भी कर सकते हो, आप रिटर्न में भी कर सकते हो, दोनों भी चलेगा. बट आपने ओरली कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में एक पार्टी मुकर गई, कैसे प्रूव करोगे आप? इट इज एडवाइजेबल कि जनरली आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में करो. इट मे बी रिटर्न. लीगली देखे तो रिटर्न भी चलेगा, ओरल भी चलेगा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ.
बट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। अब कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं क्या ऐसे होते हैं जहां पर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलता है बट और कोई लॉ बोलता है कि आपको ये वाले कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, रिटर्न में ही करना पड़ेगा। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शन, आप कोई घर वगैरह बेचते खरीदते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका वहां पर उसका जो लॉ है वो बोलता है कि वो स्पेसिफिकली राइटिंग में ही चाहिए। इस केस में फिर इन दैट केस सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल दोज फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड। वैसे ही इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी बोलता है कि वो रिटर्न ही चाहिए, प्लस कभी कभी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कोई कोई एक्ट्स में। अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी अपन ने, वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको उन लॉस के अंदर कंप्लीट करना, कंप्लाई करना जरूरी है। Thus, where there is statutory requirement that any contract may be in writing or in presence of witness, documents must be complied with. Then certainty of meaning, agreement या फिर contract जो आप कर रहे हो वो certain होना चाहिए। vague या infinite या indefinite जो अपन बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। meaning certain होना चाहिए, एकदम clear जो है आपका agreement contract जो है वो होना चाहिए। मतलब A ने B के साथ में contract किया कि मैं तेको तेल बेचूंगा। कौन सा तेल? खाने का तेल, बाल में लगाने का तेल। कौन सा तेल? बादाम का तेल, सरसों का तेल। वो सर्टेन नहीं था, क्लियर नहीं था, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन XYZ फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला बी को कि मैं तेको इनफाइनाइट पीरियड के लिए लीज पर ये चीज, ये घर देता हूं। ठीक है, अगेन वहां पर इनफाइनाइट पीरियड ये भी सर्टेन नहीं है, इसलिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है। इसलिए लीज वगैरह भी जो रहती है ना, उसमें आप ने मतलब सुना वगैरह होगा 99 ईयर्स वगैरह ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है, अगर लाइफ टाइम की भी रही तो। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, पॉसिबल रहना जरूरी है अग्रीमेंट को। आपने इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अगर कोई भी प्रॉमिस कर दिया, भले ही उसको राइटिंग में किया, कुछ भी किया, कैसे भी किया, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी capable of performance. Agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब फालतू बात है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। ओके, ए बोलता है बी को कि मैं मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर कर लूंगा, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, अब आते हैं सेक्शन 10 पर, जो सेक्शन 10 स्पेसिफिकली चीजें बोलता है कौन सी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज एन अग्रीमेंट। ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वो भी काय के साथ में? कंसिडरेशन के साथ में। अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट एंड अग्रीमेंट क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और अग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसलिए सबसे पहली चीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होना जरूरी है। दूसरी चीज फ्री कंसेंट। सबसे पहले तो फ्री कंसेंट में से कंसेंट मतलब क्या? कंसेंट मतलब व्हेन टू पर्सन, हाँ बोलिए, नॉट परमिशन, नॉट इन दैट सेंस कंसेंट मतलब बेसिकली कंसेंट मतलब व्हेन टू पार्टीज अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज जो है आपस में एक ही चीज पर अग्री करती है, तो यहां पर उसको बोलते हैं अपन कंसेंट। व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। ए बोल रहा है मैं तेको कार बेच रहा हूं, ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तेको कार बेच रहा हूं। ए को लग रहा है, ए के पास में 4 कार है, ए को लग रहा है कि वो ब्लैक वाली कार बेच रहा है, बी को लग रहा है कि वो रेड वाली कार खरीद रहा है। यहां पर कंसेंट नहीं है, बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इज नॉट देयर। इसी को अपन बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। अच्छा, कंसेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज कंसेंट कैसी चाहिए? फ्री। फ्री मतलब इट शुड बी नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये सब क्या है चीजें हैं? ये सब चीजें आएगी अपने को यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, बेसिकली फोर्सफुली, जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ब्लैकमेल करके वगैरह कुछ करके आपने अगर कंसेंट ली है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंसस एड आइडम होने के लिए अपने को लैंग्वेज जो है कॉन्ट्रैक्ट की कैसी रखनी पड़ेगी? क्लियर, एकदम प्रॉपरली ड्राफ्टेड रहनी जरूरी है।
जैसे ए ने, अपन ने एग्जाम्पल देखा, ए ने सोचा रेड कार, बी ने समझा ब्लैक कार, देयर इज नो कंसेंसस इन दैट केस. Third is capacity of the parties. There are three main qualifications or basically eligibility criteria for making a contract. ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हुए तो ही पर्सन एलिजिबल रहेगा, केपेबल रहेगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कौन सी चीजें? सबसे पहले तो एज ऑफ मेजॉरिटी. जो पर्सन है वो क्या चाहिए? मेजर होना चाहिए. मेजर मतलब कितना एज? 18 और अबव. दूसरा, साउंड माइंड का चाहिए. लोगों पे आते जाते पत्थर फेंकने वाला नहीं चलेगा. ओके, साउंड माइंड का स्थिर बुद्धि वाला पर्सन चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के नुआंसेस पूरे तरीके से समझ सके. और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. क्वालिफिकेशन ए तो अपने को 18 ईयर्स पता है. दूसरा वाला, साउंड माइंड का होना चाहिए इन हिज सेंसेस सो एज टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस. अब देखो यहां पर जो पर्सन मेंटली अनस्टेबल है वो तो आएगा ही, प्लस अगर कोई नशे में है, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो वो भी उस टाइम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. A lunatic, idiot, drunken person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. तीसरा क्वालिफिकेशन, should not be disqualified by a status. कुछ पर्सन्स जो है ना वो स्पेसिफिकली लॉ से डिस्क्वालिफाइड होते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जैसे एलियन एनिमी. एलियन एनिमी मतलब ऐसी कोई कंट्री का पर्सन जिस कंट्री के साथ में अपने कंट्री का वॉर चल रहा हो, दैट इज एलियन एनिमी. फॉरेन सोवरेंस, फॉरेन के कुछ पर्सन्स, कुछ डेलीगेट्स के साथ में लॉ बोलता है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तीसरा, कन्विक्ट्स, मुजरिम, ओके, दे आर डिस्क्वालिफाइड. अगर नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज व्हाट? क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. कॉन्ट्रैक्ट में देयर हैज टू बी कंसिडरेशन. एक हाथ दे दूसरे हाथ ले. समथिंग इन रिटर्न शुड बी देयर. एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू का रहना जरूरी नहीं है, बट कुछ तो भी चाहिए इन रिटर्न. अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन may consist either in some right, interest, profit or benefit to one party or some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered, undertaken by the other. देखो बेसिक फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन तो अपने को पता है, ए ने बी को कार बेचा, बी ने ए को पैसे दे दिया, ठीक है. इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं? राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप पैसे देते हैं, नेटफ्लिक्स वाले क्या देते हैं अपने को कंसिडरेशन में? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है वो, देते हैं. क्या देते हैं वो? अपने को राइट देते हैं टू एक्सेस द कंटेंट, राइट. सो वो भी कंसिडरेशन आ गया. लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन और सफर्ड. इंश्योरेंस, अपन उनको प्रीमियम देते हैं, वो लोग अपने को क्या देते हैं? सिक्योरिटी देते हैं, राइट. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट. और एक मेन है फोरबियरेंस. इसका अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत बार रेफरेंस आता है फोरबियरेंस का. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड था सोडा, जीरा सोडा, एक बेवरेज है, उसका ब्रांड था. कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट, मस्त अच्छा लॉन्च किया, अच्छा चलने लग गया. मेरा प्लान था कि मैं इसको पुणे एंड मुंबई में बड़े स्केल पर लॉन्च कर दूं. ये चीज किसको ध्यान में आई? कोको कोला वालों को. उन्होंने क्या बोला? अगर इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया तो हमारे जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं मार्केट में वो नहीं बिकेंगे. एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिले सो दैट हम आगे प्रोडक्शन कम ज्यादा कर लेंगे, कम मार्केट में प्रोडक्ट लाएंगे. तो ये लोग नहीं क्या मेरे पास में आए, मेरे को क्या बोले? बोले सर एक काम करो, आप 3 महीने के बाद में ये प्रोडक्ट लॉन्च करो, 3 महीने तक ये काम मत करो, ओके. हम आपको उसके बदले में 10 लाख रुपए देंगे. बोला ठीक है कोई बात नहीं. यहां पर मैंने जो किया, इट इज व्हाट? एक्ट ऑफ फोरबियरेंस. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू डू समथिंग, राइट. दैट इज एक्ट ऑफ फोरबियरेंस.
देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है दोनों भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना जरूरी है। द कंसिडरेशन एज वेल एज द ऑब्जेक्ट, आपका क्या कर रहे हो और कंसिडरेशन क्या है, दोनों भी मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 states which is it is if it is prohibited by law or it is such that it would defeat the provisions of law, it is fraudulent or involves injury to the person, property of another, or it is immoral or opposed to public policy, then it is not valid। ये सब क्या टर्म्स है, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब अपने को अगेन आएगा यूनिट नंबर 3 में और डिटेल में। बेसिकली लॉ के अगेंस्ट अगर कुछ भी है तो वो वहां पर वैलिड नहीं है। ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि चल अपन दोनों मिलकर के चोरी करते, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। ए ने बोला मैं तेरे को अपना घर बेचता हूं, बदले में तू मेरे को 10 kg ड्रग्स दे दे, अगेन यहां पर कंसिडरेशन इज इलीगल, अनलॉफुल, ये वैलिड नहीं है। एंड लास्टली, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। अगर आपका इलीगल अग्रीमेंट जो लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, वो अग्रीमेंट आपने किया तो भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, वॉइड अग्रीमेंट रहेगा। अ वॉइड अग्रीमेंट इज द वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर, किसी को मर्डर करने की धमकी देना, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स किसी के अगेंस्ट पब्लिश करना, या फिर कोई और चीज इलीगल इन नेचर करना, किसी को ट्रेड करने से रोकना, किसी को लीगली मैरी करने से रोकना, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। यहां तक सब लोग मेरे साथ में है क्या? ओके चलो इतने पे एक काम करते हैं, पहले बीच में ही एक क्वेश्चन देखते हैं। बुक्स निकालेंगे सब। विजिबल नहीं होगा ना विजिबल? दिस इज योर क्वेश्चन। मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे, चलिए आप ही पढ़िए, आप ही आंसर। दिस इज फॉर 3 marks।
1 more minute. Okay, stop. Stop. Okay, okay. इस पर कंक्लूजन करना रहेगा. लीगल इंटेंशन है या नहीं है, मतलब वैलिड है या नहीं है, कंक्लूजन में क्या है? क्या बोल रहे हैं वो? मिस्टर रमेश ने प्रॉमिस किया अपने वाइफ को, मिसेस लाली को 50,000 रुपए पे करने का, सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑन हर 38th बर्थडे. मिसेस लाली ने क्या किया? बोला कि रिटर्न अग्रीमेंट करो, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो. रिटर्न अग्रीमेंट करवाया और उस अग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवा लिया अंडर द लॉ. मिस्टर रमेश उसके बाद में फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ मिसेस लाली. मिसेस लाली वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमेश एंड रिकवर द अमाउंट. क्या लगता है, रिकवर कर पाएगी या नहीं? वो रिकवर? ओके, करेक्ट आंसर इज कि वो शी वुड नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट. देखो, सोशल अग्रीमेंट जो भी है, आपने उसको रिटर्न में कर लिया, उसको रजिस्टर कर लिया, इट डजंट मैटर. अगर सोशल अग्रीमेंट्स है तो वो एनफोर्स नहीं किए जा सकते. ओके, सोशल अग्रीमेंट्स कोई भी हालत में एनफोर्स नहीं किए जा सकते. डाउट होगा तो अभी क्लियर करते हैं अपन, उसमें समझ में आया क्यों नहीं है वो? यस. अगेन आंसर उसका अपन देखें तो प्रोविजंस क्या रहेगी? Parties must intend to create legal obligation. There must be an intention on the part of parties to create legal relation between them. Parties का इंटेंशन ये रहना चाहिए कि आपस में लीगल रिलेशन क्रिएट हो. सोशल या डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट. फैक्ट्स अगेन, केस का अगेन रिपीटेशन. मिस्टर रमेश ने प्रॉमिस किया था टू पे 50,000. उसके बाद में सब्सिक्वेंटली मिस्टर रमेश फेल टू फुलफिल. In the given circumstances, wife will not be able to recover as it was a social agreement. आप एक लाइन इसमें एडिशनल और लिख सकते हो, that writing being the contract being in written format and registered doesn't make a difference and it will still be a what? Social agreements and it would not be enforceable by law and she will not be able to recover the amount. ठीक है? अगेन कॉन्सेप्ट सही ने मेजर, मतलब कॉन्सेप्ट अपने को थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया.
लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, मतलब फॉर्मेट अपन जैसा जैसा कॉन्शियसली फॉलो करते जाएंगे ना, ऐसे मल्टीपल आंसर्स देखते जाएंगे, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। चलिए वापस आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। अच्छा बाय द वे, आप लोग पेन कौन सा यूज करते हो सब? जेल, जेल, बॉल पेन, बॉल पेन, बॉल पेन। ठीक है, अगर आपका शुरुआत से उस पर कंफर्ट बना हुआ है, पहले से आपकी स्पीड उससे है तो अच्छी बात है, बट जनरली इट इज ऑब्जर्व कि जेल पेन से जो है ना थोड़ी स्पीड फास्ट होती है। ओके, ट्राई करके देखिए, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कंटिन्यू विद द सेम। आपको अगर इससे स्पीड आ रही है, प्रॉपर आ रही है, उससे थोड़ी बहुत क्या अपनी राइटिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव होती है, ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, यानी किसी की खराब है ये नहीं बोल रहा मैं, बट ओवरऑल आपको जो है जेल पेन थोड़ा बेटर रहता है। बॉल पेन भी चलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है, बट एक बार सी फॉर योरसेल्फ विच वर्क्स फॉर यू। चलिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसके 3 बेसिस पर हमको क्लासिफिकेशन दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी पहले अपन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कंप्लीटली वैलिड है, सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, इट इज अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, और वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, और सिंपली जो कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज व्हाट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो सकता है। एक चीज हो सकती है इलीगैलिटी, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है, इलीगल कंसिडरेशन है, तो वो वैलिड नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। सिर्फ एक मतलब वही कारण से वॉइड हो सकता है क्या? देयर आर सर्टन अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कोई चीज करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो चीज करना इम्पॉसिबल हो गया, इन दैट केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता, राइट, तो इट बिकम्स वॉइड। आएंगे अपन इस पे भी डिटेल में। जैसे मिस्टर एक्स ने अग्री किया था टू राइट अ बुक, बट उसके बाद में क्या हुआ, एक्स की दुर्भाग्यवश एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसके वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। Thus, a valid contract, when cannot be performed because of some uncalled parallel happening, becomes void. एक्चुअली जो void contract है ना, अपन उसको contract नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी उसको जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन void contract बोलते हैं। तीसरा है voidable। voidable मतलब क्या? क्या पता है आपको voidable के बारे में? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल में वॉइड आ रहा है तो वॉइड जैसा तो कुछ रहेगा, बट वॉइडेबल क्यों? बिकॉज इट कैन बी मेड वॉइड और इट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी के ऑप्शन पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास में ऑप्शन है, वी कॉल हिम अग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने बी को बोला कि तू मेरे को कार बेच दे, ओके, तेरी कार बेच दे 10 लाख वाली 1 लाख रुपए में। बी ने बोला ऐसे कैसे 1 लाख रुपए में? ए ने गन निकाल के रख दी, बोले अब बेचेगा या नहीं? बोले बिल्कुल ले जा, फ्री में ले जा। यहां पर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया दैट वाज अंडर कोएर्शन, जबरदस्ती किया था, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, एट द ऑप्शन ऑफ बी, राइट। बी चाहे तो इसको कोर्ट में जाकर के कैंसिल करवा सकता है, बी चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकता है। अग्रीमेंट enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others is voidable contract.
This in fact one of the parties is in a position to legally entitled to or authorized to avoid performing the contract. अब voidable कौन से केसेस में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहला तो when the consent is not free. अगर कंसेंट जो है, जैसा अपन ने अभी एग्जांपल देखा, अगर कंसेंट फ्री नहीं है, यहां पर कोएर्शन का एग्जांपल था ये, बट बेसिकली अगर आपकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, जबरदस्ती आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो वो आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल रहेगा. दूसरा, व्हेन अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम. ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारा घर जो है पेंट करके दूंगा, ठीक है. अब ए आया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, बट बी जो है उसको बता ही नहीं रहा कि कहां पर पेंट करना है, क्या करना है, उसको रोक रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, राइट. इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट से नहीं बैठता है, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल अ कार of A to B 2 lakh rupees के लिए. On the due date A asked B that he does not want to sell. It is case of actually breach basically. यहाँ पर here contract is voidable at the option of B. तीसरा, when a party promised to perform within a specified time could not do that. A ने promise किया था B को, मैं तेको 6 महीने में घर बना करके दूंगा. 9 महीने हो गए अभी तक घर आया ही नहीं. उस केस में बी जो है, बी चाहे तो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. उसी बेसिस पर वॉइड और वॉइडेबल में अपने को डिफरेंशिएशन दिया हुआ है थोड़ा सा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. वॉइडेबल क्या है? एनफोर्सेबल है बट ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू. वन और मोर क्यों लिखा हुआ है? कभी कभी हो सकता है मोर देन 2 पार्टीज रहे कॉन्ट्रैक्ट में, उस केस के लिए और मोर लिखा हुआ है. एनफोर्सेबिलिटी, void contract cannot be enforced at all. Voidable can be enforced but only at the option of aggrieved party. void contract void क्यों होता है? मे बी बिकॉज इट इज इलीगल, या फिर हो सकता है कुछ लॉ वगैरह चेंज हो गया, कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो गई जिसके कारण अब जो है वो नहीं परफॉर्म हो सकता, void हो गया है. voidable कब होगा? अपन ने ऊपर 3 केसेस देखे, उसमें से एक इन्होंने दिया है व्हेन इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री. परफॉर्मेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता कोई भी केस में. बट वॉइडेबल वाला जो है वो अग्रीव पार्टी अगर चाहे तो परफॉर्म करवा सकती है. इफ अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज राइट टू अवॉइड, एनी पार्टी कैन स्यू द अदर. यहां पर अब देखो ए और बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल था, बट बी ने रीजनेबल टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया उसको कैंसिल करवाने का. अब जो है फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ए और बी कोई भी उसमें एनफोर्स उसको करवा सकता है. राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी को कोई राइट्स नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता एक्चुअली वहां पर. बट यहां पर वॉइडेबल में पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइन, दैट इज राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. चौथा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सेम मतलब जो इलीगल है, सिंपली जो लॉ मना करता है आप ये चीज नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. Which law forbids to be made? Law will not enforce such a contract but also connected contracts. देखो illegal contracts के साथ में connected contracts भी law जो है उसको illegal मान करके unenforceable बना देता है. ओके, उसको भी void जो है वो बना देता है. बात करेंगे अपन इस पे. All illegal, ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, all illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal. क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? वॉइड अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ इलीगलिटी की वजह से नहीं होता, और भी कारणों की वजह से वॉइड हो सकता है. बट अगर इलीगल है तो वो वॉइड तो रहेगा ही. एक्चुअली दोनों भी केसेस में वॉइड ही नहीं, इट वुड बी वॉइड एब इनिशियो. वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या फर्क है? वॉइड एब इनिशियो मतलब जब से वो बना, जब से ही वो क्या है? वॉइड है. इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड.
act has specified various factors due to which agreement can be void. One of these is unlawfulness of object and consideration, that is illegality of the contract which makes it void. Now void and illegal agreements में अगेन अपने को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है. void मतलब क्या? जो कि void agreement is not necessarily illegal. void है मतलब illegal रहेगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, बट illegal है तो void रहेगा ही. void agreement जरूरी नहीं कि लॉ ने मना किए हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, बट इलीगल अग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन अंडर लॉ. पनिशमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट वॉइड हो गया तो जरूरी नहीं कि पार्टीज को कोई पनिशमेंट वगैरह होगी, बट इलीगल अग्रीमेंट्स में डेफिनेटली दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट. एंड लास्ट पॉइंट इज कोलैटरल अग्रीमेंट्स, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे. देखो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है. ए ने क्या बोला कि तूने क्या मेरे को मेरे घर के बाहर, ए ने बी को बोला तू मेरे घर के बाहर एक गार्डन है, उस गार्डन को प्रॉपर रीडिजाइन करके दे दे. ओके, अगर तूने वो रीडिजाइन करके दे दिया तो मैं तेरे को उसके लिए 1 लाख रुपीस दूंगा, और तेरे भाई को एक बिल्डिंग का पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा टू सी ब्रदर. ओके, नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड सी पेंटिंग करने का, वो इससे कनेक्टेड है ए एंड बी से. अब क्या हुआ, ये जो जगह थी ना वो गवर्नमेंट ने अतिक्रमण में उठा ली. ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या ए और बी का? नहीं, वो क्या हो गया, वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. बट इससे कनेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, इट कैन बी परफॉर्म्ड अगर वो चाहे तो. बट अगर अपन इलीगल में देखें, ए ने बी को बोला कि तू मेरे को 10 kg ड्रग्स दे दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, प्लस तेरे भाई को सी को पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा. अब यहां पर क्योंकि ये मेन अग्रीमेंट इलीगल है तो ये ए और सी का भी अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा. गॉट इट? यस और नो? इलीगल अग्रीमेंट से कनेक्टेड सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल हो जाएंगे, बट वॉइड से कनेक्टेड सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है. लास्ट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या बोलता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे सही से बना था, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, बट कुछ तो भी टेक्निकल डिफेक्ट नहीं क्या आ गया उसमें. मे बी साइन जरूरी थी, वो साइन नहीं हुई है, या राइटिंग में होना चाहिए था और राइटिंग में नहीं है, जिसके वजह से अब वो क्या है, एनफोर्स नहीं किया जा सकता. इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन. बार्ड बाय लिमिटेशन पता है क्या? इसका भी रेफरेंस अपने को बहुत जगह आएगा. देखो, ए ने बी को फॉर एग्जाम्पल पैसे दिया, लोन दिया अभी के लिए अपन कंसिडर करते हैं 1 लाख रुपए का. लॉ क्या बोलता है कि ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी से ये पैसा 3 इयर्स के अंदर रिकवर कर ले. अगर ए ने कोई एक्शन नहीं लिया 3 इयर्स के अंदर तो वो फिर 3 साल के बाद में वो जो डेट है वो बार्ड हो जाती है. अब ए उसको रिकवर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ. ओके, similarly agreement to transfer immovable property should be written for being enforceable. ठीक है, on the basis of formation of contract or on the basis of परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अपन देखेंगे कल. अभी एक और क्वेश्चन. पढ़ना सबको अच्छा लगता, लिखना सबको जान पे आता, बट वहीं पर मेजॉरिटी लूजेस their marks, loses their attempt.
ज्यादा बड़ा नहीं, डायरेक्ट वाले ही लेते हैं. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन void and voidable contract. 4 marks. Time starts now.
लास्ट मिनट। ओके स्टॉप। कितने पॉइंट्स हुए? 2 3 4। डायरेक्ट क्वेश्चंस में अगेन एक या दो, मैक्सिमम दो। एक जनरली एक्सपेक्टेड है कि डिफरेंस बिटवीन कहीं ना कहीं से आता है जनरली पेपर में, कोई कोई अटेम्प्ट में ऐसा भी हो ना भी आए, बट जनरली एक जो है डिफरेंस बिटवीन आता है। ओके, अब अपने को मेनली फोकस वो वाले डिफरेंसेस पे करना है जिसमें एटलीस्ट 4 5 6 7 पॉइंट्स है, राइट। जिसमें एक दो पॉइंट्स है वैसे भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ करके थोड़ा ध्यान में रह जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वो आ ही नहीं सकता, बट वो वैसे भी याद करना कंपेरेटिवली इजी होता है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो अपन मार्क भी अभी करते जाएंगे थ्रू आउट अवर कोर्स, वो वाले आपको डेफिनेटली लर्न, तो मैं एग्जैक्टली लर्न नहीं बोलूंगा, बट मल्टीपल रीडिंग्स आपको उसकी करनी है, राइट। डिफरेंशिएशन आपको जो लिखना है वो इसी फॉर्मेट में लिखना है जो अपन पहले से फॉलो करते आए हैं, टी टेबल फॉर्मेट। शुरुआत में बेसिस अगर आपको याद है, और क्वेश्चन में भी मतलब बेसिकली वो आंसर में दिया हुआ है और आपको याद है, डेफिनेटली बेसिस लिखना ही है। ओके, वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक और टाइम बचाने के लिए, अगर आपके पास में टाइम कम है, आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा है, तो पेंसिल स्केल लेकर के वो टेबल बनाने के पीछे मत जाओ, डायरेक्टली आपने पेन से एक बार ऐसा पेज फोल्ड करके निकाल दिया तो भी चलेगा फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अभी एक बार का लिख लेना, लास्ट में देखना टाइम बचा तो स्केल पेंसिल है ही अपने पास में, नहीं बचा तो वहां पर पेन से भी आपने हाथों हाथ कर दिया तो चलेगा। वॉइड एंड वॉइडेबल क्या क्या डिफरेंसेस है एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सीजेस टू बी एनफोर्शिएबल, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्शिएबल इट बिकम्स वॉइड। वॉइडेबल क्या है? एनफोर्शिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। एनफोर्शिएबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, बट वॉइडेबल एनफोर्शिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। कॉजेस क्या होते हैं वॉइड के? ड्यू टू चेंजेस इन लॉ और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, राइट, बट वॉइडेबल बिकॉज ऑफ कंसेंट वॉज नॉट फ्री। ये एक उन्होंने दिया हुआ है, आप इसमें जो बचे हुए ऊपर के दो थे वो भी लिख सकते हो। परफॉर्मेंस, void contract cannot be performed, हो ही नहीं सकता, बट voidable can be performed by the aggrieved party if he wishes to do so. Rights, void contract में आपको कोई right नहीं मिलेगा, बट voidable में party whose consent was not free may get certain rights. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? रुकते हैं फिर यहां पर आज के लिए। प्रैक्टिस आपको करनी है घर पर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 1 ही कीजिए एक बार इसमें से, प्लस जो अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जो अपन ने कौन सा किया, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी, ये दो डेफिनेटली आपको करना ही है। प्लस इसकी जो क्वेश्चन बैंक है, मोस्टली शुरुआत के 2-1 यूनिट्स की आपको मैं सॉफ्ट में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो बुक दी हुई है, उसको थोड़ा 2-3 दिन हो सकता है अभी टाइम लगे, तो वो आने तक आपको सॉफ्ट में ये दे देते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।